नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर बच्चों सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से और दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आज के लेक्चर में रहने वाला है वो है बच्चों सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड टॉपिक जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। थर्ड टॉपिक विल बी किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा के बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंजियाई। ठीक है, और किंगडम फंजियाई के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटे, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे प्लांट्स के बारे में अलग से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर विल बी किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। ठीक है बच्चों, और लास्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा वायरसेस, वायरॉइड्स, viruses, give me a second, viruses, viroids and prions। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, देन किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे बच्चों वो हम लोग करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। ठीक है, तो हमारे ये जो वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स है ये नहीं आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, इसलिए इनको अलग से हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बच्चों सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसको हम बोल सकते हैं अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक क्राइटेरियाज वर नॉट यूज्ड। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में नॉट साइंटिफिक क्राइटेरियाज वर यूज्ड। नॉट, no, basically I should write no scientific criteria were used। ठीक है, ह्यूमंस ने क्या किया, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ह्यूमंस ने क्या किया, ह्यूमंस हैव क्लासिफाई वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस टाइम पर प्रेजेंट थे वो ऑर्गेनिजम्स किस किस यूज में आ रहे थे। ठीक है, यूजेस ऑफ रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिजम्स, इस बेसिस पर इन्होंने क्या किया, ह्यूमंस ने ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कुछ ऑर्गेनिजम्स वो जो जिनसे हमें फूड ऑब्टेन होता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स वो जिनसे हमें कपड़े मिलते हैं, तीसरे ऑर्गेनिजम्स वो जिन्हें हम यूज कर सकते हैं शेल्टर बनाने के लिए। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स किस चीज में काम आते हैं, एनिमल्स भी काम आते हैं, फिशेज आती हैं, बहुत सारे और एनिमल्स खाए जाते हैं। ठीक है, तो फूड वाली कैटेगरी में रख दिया। जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म से या प्लांट से हम लोग को फाइबर्स मिल रहे थे उनको क्लोथिंग वाली कैटेगरी में रख दिया। और बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि बैम्बूज वगैरह वो हमें किस चीज में काम आ रहे थे, वो काम आ रहे थे घर बनाने में, तो उनको शेल्टर वाली कैटेगरी में रख दिया। तो बच्चों जो अपना अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेथड को यूज नहीं करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक क्राइटेरियाज यूज नहीं करता है, इसीलिए ये सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है। ह्यूमंस ने कब दिया था, ये ह्यूमंस ने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग किस ऑर्गेनिज्म को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं उस बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। ओके, नेक्स्ट बच्चों, अब सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया एक साइंटिफिक तरीके से, तो वो थे एरिस्टोटल। Aristotle was the first scientist. Aristotle was the first scientist. He was the first scientist to classify organisms. To classify organisms in scientific way. Scientific way for the first time. Okay, scientific way you can write. साइंटिफिक वे। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने किया था ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, तो आंसर विल बी एरिस्टोटल। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, इन्होंने क्या किया,
सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी अपनी रहेगी प्लांट्स की और अपनी जो दूसरी कैटेगरी रहने वाली है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो रहेगी एनिमल्स की। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने थोड़ा बहुत साइंस लगा के साइंटिफिक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। पहले प्लांट्स और दूसरे बच्चे हैं अपने एनिमल्स। ठीक है, तो इन्होंने प्लांट्स की कैटेगरी में क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। किस बेसिस पर, हाइट के बेसिस पर, या हम लिख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर या हैबिट के बेसिस पर, यू कैन राइट। ओके, तो इन्होंने क्या किया, जो बहुत ही छोटे प्लांट्स थे, बिल्कुल बहुत छोटे, उनको हब्स वाली कैटेगरी में रखा। ठीक है, जो थोड़े से और बड़े प्लांट्स थे जिनकी हाइट ह्यूमन बीइंग से लगभग सेम थी, उनको इन्होंने रखा श्रब्स वाली कैटेगरी में, और वो प्लांट जिनकी हाइट बहुत बड़ी थी उनको इन्होंने रखा ट्रीज वाली कैटेगरी में। तो इस तरीके से एरिस्टोटल ने क्या किया, सिर्फ मोटे मोटे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख के इन्होंने सारे के सारे प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने एनिमल्स को भी इसी तरीके से ऊपर ऊपर से मोटे मोटे फीचर्स देख के क्लासिफाई कर दिया। इन्होंने कहा कि कुछ एनिमल्स वो हैं जिनमें हमें रेड ब्लड प्रेजेंट है और कुछ एनिमल्स वो हैं जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट है, अपना रेड ब्लड एब्सेंट। ठीक है बच्चों, तो एरिस्टोटल क्या थे, एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने थोड़ा सा साइंस लगा के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्लांट्स और एनिमल्स। सिर्फ मोटे मोटे ऊपर से सुपरफिशियल जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको देख के इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। हाइट के बेसिस पर प्लांट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, और ऐसे ही एनिमल्स अपने 2 कैटेगरीज में डिवाइड होने वाले हैं, जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। ओके, चलिए बच्चों, अब बच्चों अपना आता है इसके बाद सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग बहुत सारे पढ़ने वाले हैं। इनमें क्या है, इनमें आप देखेंगे बहुत ज्यादा साइंस को इन्वॉल्व किया गया है ना। धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, एरिस्टोटल के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, वो अपने अलग अलग फीचर्स को कंसीडर करते हुए यहाँ पर क्लासिफिकेशन सिस्टम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो पहला है अपने पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था, ये दिया था बच्चों कैरलस लीनियस ने। कैरलस लीनियस हैज प्रपोज्ड द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, हमने कैरलस लीनियस के बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी है, क्या है बच्चों, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इनका 2 नंबर बहुत ही फेवरेट है। वहां पर इन्होंने कहा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम रहने वाला है उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, और यहाँ पर इन्होंने दिया है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 क्लासेस में या 2 किंगडम्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। ओके बच्चों, तो ध्यान रखेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ सकते हैं कि कैरलस लीनियस को क्यों फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, तो ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, कैरलस लीनियस इज, ही हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क इन टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कैरलस लीनियस की। अब देखिए क्या किया इन्होंने बच्चों कहा कि अपना एक रहेगा किंगडम प्लांटे, ठीक है, जिसमें हम सभी प्लांट्स को रख देंगे, और एक रहेगा अपना किंगडम एनिमेलिया। तो यहां पर 2 किंगडम्स इन्होंने बनाए टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे। अब क्राइटेरिया क्या था, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था बच्चों, सेल वॉल। अगर आपके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है तो भाई आप किंगडम प्लांटे में आ जाओ, अगर आपके पास सेल वॉल एब्सेंट है तो आप किंगडम एनिमेलिया में आ जाओ। तो ये आपको ध्यान रखना है बेसिक फीचर, कि जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है दे आर अंडर किंगडम प्लांटे, और जिनमें सेल वॉल अपनी एब्सेंट है दे आर अंडर किंगडम एनिमेलिया। ठीक है बच्चों, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने ये बोला, एक और फीचर यहां पर लिख देते हैं हम लोग, डू नॉट मूव। किंगडम प्लांटे में वो आएंगे जो मूव नहीं कर सकते हैं, और किंगडम एनिमेलियम में अपने वो आने वाले हैं जो मूव करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बट अभी इतने से काम चल जाएगा। एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन का अपना बेसिस क्या था, तो बेसिस था सेल वॉल। आइदर सेल वॉल इज प्रेजेंट, दे आर प्लांट्स, और आइदर एब्सेंट, दे आर एनिमल्स। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों, देखिए कौन कौन से। देखिए किंगडम प्लांटे में अपने आ जाने वाले हैं बच्चों, किंगडम प्लांटे में कौन कौन आ जाने वाले हैं, किंगडम प्लांटे में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। देखिए बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो इधर आ जाने वाले हैं। ठीक है, फंगी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो इधर आ जाने वाले हैं। प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स बच्चों, प्लांट्स के अंदर आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि अपनी एल्गी आती है प्लांट्स के अंदर, अपने ब्रायोफाइट्स आते हैं, ठीक है, अपने टेरिडोफाइट्स आते हैं बच्चों, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के साथ साथ और कौन आते हैं बच्चों, अपने जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, एक सेकेंड, जिम्नोस्पर्म्स। और प्लांट्स पे कौन आते हैं बच्चों, अपने एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो ये अपनी सारे के सारे प्लांट्स किसमें आ गए, किंगडम प्लांटे में। और बच्चों यहां पर कुछ अपनी प्रोटिस्टा के मेंबर्स भी आते हैं, प्रोटिस्टेंट्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जैसे कि क्राइस्टोफाइट्स। देखिए अभी नाम से नहीं डरना है, क्योंकि ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपको भी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा कि क्राइस्टोफाइट्स क्या होते हैं मैम। ठीक है, पता चल जाएगा, डोंट वरी। क्राइस्टोफाइट्स और अपने डाइनोफ्लैजिलेट्स, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो ये अपने इधर आ जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब किंगडम एनिमेलिया में देखिए कौन कौन आ जाएगा। किंगडम एनिमेलिया में सारे के सारे एनिमल्स अपने आ जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे एनिमल्स आ जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आ जाते हैं बच्चों प्रोटोजोन्स। जो अपने प्रोटोजोन्स होते हैं वो वैसे तो प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है, लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो इधर आ जाते हैं। जैसे कि प्रोटोजोन्स से फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा और अपना पैरामीशियम। ठीक है, तो ये यहां पर हमारे एग्जांपल्स हो गए, किस चीज के, ये अपने एग्जांपल्स हो गए अपने प्रोटोजोन्स के। ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दो किंगडम्स बनाए गए, किंगडम प्लांटे जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, और किंगडम एनिमेलिया जिनमें सेल वॉल अपनी एब्सेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बच्चों इनकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए लिमिटेशंस क्या है। बैक्टीरिया अपना यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूं बच्चों, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। ठीक है, फंगी क्या है बच्चों, फंगी एक फंगस को छोड़ के बाकी सारी मल्टीसेलुलर है और अपनी यूकैरियोटिक है। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स, प्लांट्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, बट मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या होते हैं बच्चों, दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। इसी तरीके से एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों, एनिमल्स अपने होते हैं मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक। तो देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पर बहुत ही खोज मचाई है, बहुत ही खोज पोच किया हुआ है, बहुत ही सिस्टम को ऐसा करा हुआ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ मल्टीसेलुलर को मिक्स किया हुआ है, प्रोकैरियोटिक के साथ यूकैरियोटिक को मिक्स किया है। और इवन जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स, दे आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उनके साथ इन्होंने नॉन फोटोसिंथेटिक या फिर हेट्रोट्रॉफिक को रखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मिक्सिंग की हुई यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की, तो यही आगे चल के इनकी डीमेरिट्स बनी। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि भाई यू आर नॉट एबल टू, ही वाज नॉट एबल टू differentiate between the followings. Okay, he was not able to differentiate between the following organisms. ठीक है, तो फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आ जाएंगे, अपने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स यहां पर आने वाले हैं। ठीक है, ही लिख सकते हैं आप, या लिख सकते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज अनेबल टू डिफरेंशिएट। ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या क्या इन्होंने गड़बड़ करी, यहां पे इन्होंने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को डिफरेंशिएट नहीं किया है। यूनिसेलुलर एंड अपना जो मल्टीसेलुलर है उसको डिफरेंशिएट नहीं किया है। जैसे कि यूनिसेलुलर का एग्जांपल एनसीईआरटी देती है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। और इसी के साथ किसको रखा हुआ है प्लांट्स के अंदर, स्पाइरोगायरा। ठीक है, एक यूनिसेलुलर है और दूसरा मल्टीसेलुलर है, तो ये इनकी डीमेरिट बनी, ये इनकी लिमिटेशन बनी इनके सिस्टम की कि आप कैसे कर सकते हो यूनिसेलुलर को आप मल्टीसेलुलर के साथ कैसे रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जो इनकी खामी है वो खामी है आपकी कि इन्होंने क्या किया है, प्रोकैरियोटिक के साथ यूकैरियोटिक को रखा हुआ है। ही वाज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड अपना यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो ये इनकी मिस्टेक है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कौन आते हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में अपने आते हैं बैक्टीरिया
एंड अपना यूकैरियोटिक में कौन कौन आते हैं? अपने यूकैरियोटिक में आ जाएंगे फंजाई, यूकैरियोटिक में आ जाएंगे अपने प्लांट्स, ठीक है। तो इन्होंने बैक्टीरिया के साथ फंजाई और प्लांट्स को रख दिया है, जो कि बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट सेल शेयर करते हैं। प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल ही डिफरेंट सेल होती है और यूकैरियोट्स में बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। अभी आगे पढ़ने वाले हैं, वैसे हम फर्स्ट चैप्टर में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। नॉन फोटोसिंथेटिक आप लिख लीजिए या फिर आप हेट्रोट्रॉफिक भी यहां पर लिख सकते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मैम फोटोसिंथेटिक कौन होते हैं बच्चों? सारे के सारे जो अपने प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक। और नॉन फोटोसिंथेटिक में कौन आ जाते हैं बच्चों? जैसे कि फंगी। तो एक साथ ही रख दिया यार सबको, ये क्या बात हुई है ना, यही जाकर आगे इनकी मुसीबत का कारण बनी, ठीक है। फिर इसके बाद तभी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है बच्चों, जो सेल वॉल वाला क्राइटेरिया वो तो ठीक है, बट सेल वॉल की कंपोजिशन को इन्होंने कंसीडर नहीं किया था। ही डिड नॉट कंसीडर्ड, he did not considered the composition of, he did not considered the composition of cell wall, ठीक है। सेल वॉल की कॉम्पोजिशन को इन्होंने कंसीडर नहीं किया। जैसे कि हमें पता है, अगर हम बात करें फंगी की, तो फंगी की जो सेल वॉल होती है वो किस मटेरियल की बनी हुई है? वो बनी हुई है काइटिन की, ठीक है। और जो अपने प्लांट्स की सेल वॉल होती है बच्चों, किस चीज की बनी रहती है? वो बनी रहती है अपनी सेल्यूलोज की। तो दे आर टू डिफरेंट मटीरियल्स, टोटली डिफरेंट, ठीक है। और इनको एक ही ग्रुप में इन्होंने प्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यहां पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बहुत सारी डीमेरिट्स हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं। यूनिसेलुलर को मल्टी के साथ रख देना, प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ रख देना, फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ रख देना, और सेल वॉल की कॉम्पोजिशन को कंसीडर ना करना, ये सारा इनका लिमिटेशंस बनाया आगे चलकर। तभी आया है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम बच्चों, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए नेक्स्ट अपना जो क्लासिफिकेशन सिस्टम रहने वाला है वो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये किसने दिया है बच्चों? इट वॉज गिवन बाय अर्नस्ट हेकल, इट वॉज गिवन बाय अर्नस्ट हेकल, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी इनको मेंशन नहीं करती है, बट इट्स इंपॉर्टेंट, मतलब कोई बात नहीं, आप इसको याद कर सकते हैं अच्छे से। हाँ जी, देखिए अपना पहला किंगडम तो है ही किंगडम प्लेंटे। दूसरा किंगडम क्या है बच्चों? अपना दूसरा किंगडम रहने वाला है अपना किंगडम एनिमेलिया। और जो अपना थर्ड किंगडम है, जो यहाँ पर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है, अर्नस्ट हेकल ने जिसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है, वो है अपना प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। अर्नस्ट हेकल ने क्या किया बच्चों? जितने के जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको अलग से इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। इन्होंने कहा कि भाई आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टी के साथ रखा हुआ है, उठाओ उसको वहां से उठाया और एक अलग से किंगडम बना दिया, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि अर्नस्ट हेकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा नया किंगडम ऐड किया है, तो दैट इज प्रोटिस्टा, ठीक है बच्चों। इसके बाद आया है अपना बच्चों फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आता है अपना फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है बच्चों? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय कोपलैंड, इट वाज गिवन बाय कोपलैंड, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने और ज्यादा खामियां देखी। इन्होंने कहा कि चलो एक तो अपना किंगडम प्लांटे है ही, ठीक है। नेक्स्ट अपना किंगडम एनिमेलिया वो तो रहेगा, ठीक है। थर्ड अपना प्रोटिस्टा तो है, लेकिन बच्चों इन्होंने क्या किया? इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में से ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग कर लिया जो कि प्रोकैरियोटिक थे। जो क्या थे बच्चों? जो अपना प्रोकैरियोटिक सेल रखते थे। तो इन्होंने एक नया किंगडम बनाया है जिसको हम लोग कहते हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में जो नया किंगडम ऐड होता है वो है किंगडम मोनेरा। यहां पर कौन रह गए सारे के सारे? यहां पर रह गए सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और जो नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें आ गए हैं अपने सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स,
ठीक है बच्चों, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस नहीं होता, जिनके पास न्यूक्लियर एनवेलप मिसिंग होता है और उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। ओके बच्चों, चलिए इसके बाद आया है बच्चों अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद लास्ट अपना आया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बहुत सारे साइंटिस्ट इस तरीके से आते गए बच्चों और जो पुराने सिस्टम्स की लिमिटेशंस हैं उनको देखकर ये न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम देते चले गए। ठीक है, तो यहां पर अपना नेक्स्ट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बच्चों ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। दिस सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। ठीक है, ईयर भी आपको ध्यान रखना है 1969। कैसे याद करेंगे? 1969 1969 1969। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. विटेकर इन द ईयर 1969। ओके, देखिए इन्होंने क्या किया है बच्चों, यहां पर अपने वही सब किंगडम प्लांटे रहने वाला है अपना यहां पर। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया। नेक्स्ट जो अपना किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट जो अपना किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। और बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया गया है जो है किंगडम फंगी। यहां पर इन्होंने क्या किया है, यहां पर इन्होंने सारे के सारे किंगडम फंगी में क्या हुआ है बच्चों, सारे के सारे मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को अलग से प्लेस कर दिया है। मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया है। भाई तुम अपना खाना नहीं बना पाते हो, चलो अलग बैठिए। तुम मल्टी सेलुलर हो, चलो अलग चलिए। तुम यूकैरियोटिक हो, चलिए अलग से आप किंगडम फंजियाई में बैठ जाइए। तो इन्होंने क्या किया, आपको ध्यान रखना है बच्चों कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम अपने रहने वाले हैं R.H. विटेकर के अकॉर्डिंग, वो है किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंगी। तो आप कैसे याद करेंगे कि 2 किंगडम्स तो देखो सबको याद रहते हैं, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। तो कौन कौन से नए किंगडम्स ऐड होते गए हैं? देखिए पहला है अपना प्रोटिस्टा, फिर अपना मोनेरा, फिर अपना फंगी। तो हमें पीएमएफ से याद कर लेना है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर फंड्स, कुछ भी करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ था वो था किंगडम फंगी। क्या बेसिस था? बेसिस ये था कि मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हम अलग ग्रुप में रख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या था, मैम बेसिस क्या था, किन बेसिस पर इन्होंने अलग से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देकर किंगडम फंगी को ऐड किया है। ठीक है, तो आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक है आपकी कंप्यूटर या फिर कॉम्पर। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट और इसमें नीट में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, चलिए तो बच्चों पहला जो क्राइटेरिया है अपना है वो है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, इन्होंने सेल स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने कहा कि आपकी जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है या फिर वो यूकैरियोटिक है। ठीक है, जो अपना फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है कि आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है या आपके पास यूकैरियोटिक सेल है। वैसे हम लोग इन चीजों को फर्स्ट लेक्चर में भी, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, बट बच्चों कोई बात नहीं, मैं अभी आने वाले लेक्चर में, इसी लेक्चर में आगे हम लोग इसको डिस्कस करने वाले डिटेल में कि मैम हम प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, हम यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी बच्चों अपनी रहती है यहाँ पर, जो क्राइटेरिया है वो है अपना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ओ से लर्न कर सकते हैं। सी स्टैंड्स फॉर सेल स्ट्रक्चर, ओ स्टैंड्स फॉर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बच्चों जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो अपनी एक सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है या फिर वो मल्टी सेलुलर है। और मल्टी सेलुलर में भी उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है? हमें उसमें टिश्यूज देखने के लिए मिलती हैं, या फिर हम उसमें ऑर्गन्स को देख पाते हैं, या फिर ऑर्गन सिस्टम्स को देख पाते हैं। इन बेसिस पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला क्राइटेरिया बेस्ड है। आप सिंगल सेल हो या आप फिर मल्टी सेलुलर हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब है बच्चों? मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि आप अपना खाना खुद बना पा रहे हो या आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो, आप ऑटोट्रॉफिक हो या आप
हेट्रोट्रॉफिक हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिस है अपने, तीन हो गए हैं, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट अपना बच्चों दो बचे हैं पी एंड आर। देखिए इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को कंसीडर किया है जो है अपना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन्होंने रिश्तेदारी को भी कंसीडर किया है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में किस तरीके से लिंक होते हैं, क्या रिलेशनशिप्स होती है उनकी। ठीक है, तो इस चीज को भी इन्होंने कंसीडर किया। और लास्ट है बच्चों अपना रिप्रोडक्शन, कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, क्या वो सेक्सुअल मेथड को यूज करता है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मेथड को यूज करता है। ठीक है बच्चों, तो अपना जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो है 5 चीजें। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड लास्ट है बच्चों अपना रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन पे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर रहे हैं टेबल जब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसके बाद आया है अपना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, साइंटिस्ट आते रहे इसी तरीके से और नए नए क्लासिफिकेशन सिस्टम देते रहे। अभी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है अपना जो लेटेस्ट चल रहा है, इसके बाद 7 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी तक नहीं आया। साइंटिस्ट का क्या नाम है, साइंटिस्ट थे अपने कार्ल वूज। कब आया ये क्लासिफिकेशन सिस्टम, 1990। इसका मतलब ये है बच्चों 1969 से लेकर 1990 तक अपना चला है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो है दिया है कार्ल वूज ने 1990 में। ठीक है, देखते हैं इन्होंने बच्चों, इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को बेसिकली हम लोग 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं। 3 डोमेन सिस्टम, क्यों, क्योंकि इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको 3 मेजर डोमेन्स में डिवाइड किया था। इन्होंने कहा था कि मैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड कर रहा हूं। जैसे कि डोमेन फर्स्ट वाज यूकैरिया, सेकंड डोमेन वाज आर्किया, थर्ड डोमेन वाज बैक्टीरिया। तो 3 डोमेन्स हैं। हम फर्स्ट चैप्टर में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरीके से बहुत सारे रिलेटेड स्पीशीज मिला के जीनस बनाती हैं, बहुत सारे रिलेटेड जीनस मिलके अपनी फैमिली बनाते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे सिमिलर किंगडम्स मिलकर बच्चों डोमेन बनाते हैं। ठीक है, किंगडम से हायर कैटेगरी है अपनी डोमेन। ठीक है, तो यहां पर 3 डोमेन कौन कौन से हो गए बच्चों, 3 डोमेन जो है 3 डोमेन सिस्टम के अकॉर्डिंग वो है डोमेन यूकैरिया, डोमेन आर्किया एंड नेक्स्ट जो अपना है वो है डोमेन बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, चलिए इनमें किंगडम्स की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे यहां पर अपना आ जाने वाला है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना किंगडम आने वाला है वो है अपना किंगडम फंगी। नेक्स्ट जो अपना किंगडम है बच्चों वो है किंगडम प्लांटे। गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ओके, नेक्स्ट जो अपना बच्चों किंगडम है वो है किंगडम एनिमेलिया। तो ये अपने 4 किंगडम्स आ जाने वाले हैं किसके अंडर, ये 4 किंगडम आ गए हैं बच्चों किंगडम यूकैरिया के अंडर, मतलब ये सारे के सारे अपने यूकैरियोट्स हैं। इसमें आ जाता है बच्चों अपना किंगडम आर्की बैक्टीरिया। किंगडम आर्की बैक्टीरिया, किंगडम आर्की बैक्टीरिया का मतलब है बच्चों वो एंशिएंट बैक्टीरिया जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। यहां पर अपना आ जाएगा किंगडम यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब जो बिल्कुल ही ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, जो एक्सट्रीम कंडीशंस से जिनका कुछ लेना देना नहीं है। तो देखिए बेसिकली मैम इन्होंने किया क्या है, देखो इन्होंने क्या किया है, कार्ल रूज ने बेसिकली बच्चों एक चीज ये करी है कि इन्होंने जो अपना किंगडम था किंगडम मोनरा, उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन्होंने किंगडम मोनरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा है कि जो किंगडम मोनरा था अपना उसको हम 2 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं, एक किंगडम आर्के बैक्टीरिया और दूसरा किंगडम यू बैक्टीरिया। जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने वाले बैक्टीरिया हैं उनको किंगडम आर्किया में रख दिया गया या आर्की बैक्टीरिया में रख दिया गया, डोमेन आर्किया में रख दिया गया। और जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, जिनका एक्सट्रीम कंडीशन से ज्यादा लेना देना नहीं है, उनको डोमेन बैक्टीरिया में रखकर अलग से किंगडम बना दिया, किंगडम यू बैक्टीरिया। तो इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं बच्चों 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन सिस्टम में
अपने पास जो 6 किंगडम्स हैं वो क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम आर्कीबैक्टीरिया एंड किंगडम यूबैक्टीरिया। ओके, चलिए तो हमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन ही हमारा रिसेंट है, वहीं तक हमें डिस्कस करना है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, बट हमें यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत ही डिटेल में एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप इसका डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं सेल टाइप। जो अपना किंगडम मोनेरा होता है उसके सभी के सभी मेंबर्स के पास बच्चों जो सेल होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स के पास जो सेल रहती है वो होती है अपनी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, तो इसका मतलब ये हुआ जो किंगडम मोनेरा है वो हमारा प्रोकैरियोटिक है और बाकी जितने भी किंगडम्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं बच्चों वो सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको यहां पर बता देती हूं कि किस तरीके से अपनी प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होती है। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल की बच्चों एक बहुत ही खास बात ये होती है कि इसके पास बहुत ही एक 3 लेयर्ड सेल एनवलप होता है। 3 लेयर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल एनवलप, इस तरीके से सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ग्लाइकोकैलिक्स होती है। इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों सेल वाली यूनिट में, ठीक है, वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट बच्चों, इसके पास यहां पर साइटोप्लाज्म है सेल के पास, और इसका डीएनए इसी तरीके से यहां पर पड़ा हुआ है। जिस स्पेस में प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए पड़ा होता है उसको हम न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, उस स्पेस का नाम होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, और यहां पर आपको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली देखने के लिए नहीं मिलती है। नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, ठीक है बच्चों। मैम फिर यहां पर कौन सी सेल ऑर्गेनली मिलती है? यहां पर जो सेल ऑर्गेनली हमें देखने के लिए मिलती हैं वो होती हैं मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन लेस, जैसे कि मैंने यहां एक चीज बनाई है, ये कौन सी सेल ऑर्गेनली है जो मेम्ब्रेन लेस है? ये है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मेनली इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में बच्चों, ठीक है। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है बच्चों जिसके न्यूक्लियस के पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या सेल है? जिसके पास नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या हम ये भी बोल सकते हैं कि मैम जिसके पास बहुत बढ़िया वाला न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, न्यूक्लियर पोर होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, उसी स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कोई भी क्या नहीं है, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज। तो ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बच्चों एक प्रोकैरियोटिक सेल के, ठीक है। तो जो किंगडम मोनेरा है उसकी सेल कैसी होती है? किंगडम मोनेरा की जो सेल है वो होती है अपनी प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक सेल को देख लेते हैं। देखिए, यूकैरियोटिक सेल में बहुत अलग अलग शेप हो सकती है, जैसे जो किंगडम प्लांट्स, जो किंगडम प्लांटे की सेल्स होती है, प्लांट सेल, वो अपनी थोड़ी सी हेक्सागोनल रहती है बच्चों, ठीक है। और बाकी हम यहाँ पर एनिमल सेल को एक बार बना के डिस्कस कर लेते हैं कि एनिमल सेल के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होगी, यहाँ पर क्या रहेगी अपनी, यहाँ पर सिर्फ रहने वाली है अपनी सेल मेम्ब्रेन। इनका न्यूक्लियस कैसा होगा? इनका न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड या फिर वेल डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि इनका डीएनए जो है वो पड़ा हुआ है अंदर, किसके अंदर? चार दीवारी के अंदर, है ना। डबल लेयर्ड एक मेम्ब्रेन है, डबल, दो लेयर्स है, आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये मिलकर क्या बनाती है? ये मिलकर बनाती है अपना न्यूक्लियर एनवलप। और बच्चों जब हमारा डीएनए जो है वो न्यूक्लियर एनवलप से कवर्ड हो या न्यूक्लियर एनवलप के अंदर प्रेजेंट हो, तभी हम उस स्ट्रक्चर को बोल पाते हैं कि इट इज अ न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल की खास बात क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल की खास बात ये होती है कि इसके पास एक बहुत बढ़िया वाला न्यूक्लियस होता है, और यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चों बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज अपनी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ईआर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल। हमें पता है एनिमल सेल के अंदर जनरली वैक्यूल्स एब्सेंट होती हैं, बहुत छोटे साइज की होती है, बट प्लांट सेल में 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है बच्चों? वैक्यूल। तो यहां पर वैक्यूल एक बहुत ही अच्छा फीचर होने वाला है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होती है बच्चों जिसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप है, जिसके जो डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के
अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यहां नाम से भी यही पता चलता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस, यू मतलब ट्रू एंड कैरी ऑन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिनके पास बढ़िया वाला न्यूक्लियस है वो आते हैं यूकैरियोटिक में, और जिनके पास न्यूक्लियस अच्छा नहीं है मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया था, जो क्राइटेरिया किसने यूज किया था, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूज किया था। नेक्स्ट है बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमें अब पता चल गया है कि मैम किंगडम मोनरा के पास तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, इसलिए यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहने वाली है, यहां पर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। लेकिन सभी के सभी यूकैरियोट्स में अपनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम यहां पर लिख देंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा हो, चाहे किंगडम फंगी हो, चाहे किंगडम प्लांटे हो, और चाहे किंगडम एनिमेलिया हो, सबके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपनी प्रेजेंट रहने वाली है। ठीक है बच्चों, दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू नाउ। सेल वॉल पे आ जाते हैं बच्चों। हमें पता है बैक्टीरिया के अंदर या किंगडम मोनरा में सेल वॉल प्रेजेंट है, किंगडम प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है बच्चों, और एब्सेंट भी हो सकती है। किंगडम फंगी में जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट है, किंगडम प्लांटे के अंदर भी सेल वॉल अपनी प्रेजेंट है। बस एक ही ऐसा किंगडम है बच्चों हमें जिसमें सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलती है, वो है एनिमल्स वाला किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। एनिमल्स की सेल्स के ऊपर कभी भी सेल वॉल नहीं होती है बच्चों, सेल वॉल इज ऑलवेज एब्सेंट, नो विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, देखिए लेकिन बच्चों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कॉम्पोजिशन है सेल वॉल की वो डिफरेंट है, यहां पर बहुत ही डिफरेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। देखिए जो किंगडम प्लांटे या हम कहें प्लांट्स, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है बच्चों वो अपनी बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, जो फंगस की अपनी सेल वॉल रहती है वो बनी होती है काइटिन से। और जब हम इस चैप्टर में डिटेल में थ्योरी में पढ़ेंगे वहां पर एक और चीज लिखी हुई है, पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड्स और काइटिन मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स और काइटिन मिलके बनाते हैं फंगस की सेल वॉल को। प्रोटिस्टा में एब्सेंट है प्रेजेंट है, अभी हम इस चैप्टर को जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम वहां पर देखेंगे कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं क्राइसोफाइट्स, इनकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है बच्चों। और अपने जो दूसरे मेंबर्स होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, जिनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं इक्वल लेंथ के, इनकी सेल वॉल, इनकी सेल के ऊपर होती है सेलुलोजिक प्लेट्स। ठीक है, तो यहां पर सेलुलोज की प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। कुछ मेंबर्स होते हैं जैसे कि यूग्लिनोइड्स, हम पढ़ेंगे भी चैप्टर में आगे, उनमें अपनी जो सेल वॉल होती है वो होती है एब्सेंट। सेल वॉल की बजाय बच्चों एक दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल। जैसे कि यूग्लिना, यूग्लिना के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, यूग्लिना में हमें कोई भी सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलती है। यूग्लिना के अंदर जो होता है एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल। ठीक है, तो हम समझ गए कि यहां पर प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। इसी तरीके से बच्चों जो मोनरा में अपनी सेल वॉल होती है वो बनी होती है एक मटेरियल की, जिस मटेरियल का नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्टिडोग्लाइकेन का एक दूसरा नाम होता है बच्चों म्यूरिन। ठीक है, जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप लिखा हुआ देखेंगे कि मैम ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, सब क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है पॉलीसेक्राइड एंड अमाइनो एसिड्स, इस चीज की बनी हुई है सेल वॉल। इसका क्या मतलब है, देखिए हमें पता है अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स, मान लीजिए एक मोटी है, ये एक अमीनो एसिड के बराबर है, जब अमीनो एसिड्स बहुत सारे आपस में जुड़ते हैं और प्रोटीन बनाते हैं तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आता है, इनके बीच में एक बॉन्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो अपने प्रोटीन्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जिस तरीके से शुगर्स में होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है वैसे ही। और पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं बच्चों, पॉलीसेक्राइड्स रहने वाले हैं अपने शुगर, इसीलिए यहां पर नाम देखिए क्या है, पेप्टिडो मतलब पेप्टाइड बॉन्ड से आया है, और यहां पर ग्लाइकेन, ग्लाइकेन वर्ड किससे आया है, शुगर। ठीक है, तो इनमें इनकी जो सेल वॉल है वो शुगर और अमाइनो एसिड्स से जुड़ जुड़ के बनी है, इसलिए इसका नाम हो जाता है अपना पॉलीसेक्राइड। और जो पॉलीसेक्राइड होता है बच्चों ये एक हेट्रोपॉलीमर है। ठीक है, इसको हम बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। 2 कंपाउंड से मिलकर बनता है, नैग और नैम। ठीक है, किसका पॉलीमर है, ये एक हेट्रो पॉलीसेक्राइड होने वाला है, नैम एंड नैग। ठीक है बच्चों, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि इनकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन बहुत ही डिफरेंट रहने वाली है। ओके, चलिए
अब बच्चों नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है अपना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है देखिए, अब हमें यहां पर देखना है कि इनकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल से बनी हुई है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं जो अपने सारे के सारे बैक्टीरिया होते हैं दे आर यूनिसेलुलर, और एनसीईआरटी सिंपली लिखती है सेलुलर, कि इनकी बॉडी जो है वो एक सिंगल सेल से मिलकर बनी है। इसी तरीके से जो अपने प्रोटिस्ट रहते हैं उनकी बॉडी भी होती है यूनिसेलुलर, या फिर हम लिख सकते हैं इनको सेलुलर। फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया, बच्चों ये सभी किस में आते हैं, ये सभी के सभी आते हैं अपने मल्टी सेलुलर के अंदर। ये सारे के सारे जो किंगडम्स हैं, किंगडम फंगी हो, किंगडम प्लांटे हो, किंगडम एनिमेलिया हो, ये किसके अंदर आते हैं बच्चों, ये आते हैं सारे के सारे मल्टी सेलुलर के अंदर। हमें पता है जो फंगी है, जो ईस्ट है, उसका एक एक्सेप्शन है ईस्ट। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगी, ठीक है, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगी। डन। अब यहां पर अगर मल्टी सेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, तो हमें पता है कि सेल जुड़ जुड़ के क्या बनाती है, टिश्यूज। टिश्यूज जुड़ जुड़ के बच्चों, अगर हम एक सिंगल सेल की बात करें, एक सिंगल सेल का जब ग्रुप बन जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में ग्रुप बनाते हैं, इस ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं बच्चों, इस ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में इस तरीके से जुड़ जाते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनता है बच्चों, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनता है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे बनता है, वो बनता है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स को जोड़कर। ठीक है, तो हम यहां पर एक चीज देख लेते हैं कि मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन इनके अंदर हमें टिश्यूज देखने के लिए मिलती हैं। और टिश्यूज भी बच्चों बहुत बढ़िया वाली टिश्यूज नहीं होती है, लूज टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं। लूज टिश्यू का मतलब है, आप अभी आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो फंगी की बॉडी होती है ना, वो बहुत पतले पतले धागे लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है। ठीक है, सिलेंड्रिकल फिलामेंटस स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है, जिनको हम लोग बोलते हैं हाइफे। और बहुत सारे हाइफे जब आपस में मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, तो इसलिए इनकी बॉडी में लूज टिश्यूज देखने के लिए मिलती है। प्लांट्स में हमें क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, प्लांट्स में हमें मिलती हैं दो टाइप की टिश्यूज और ऑर्गन्स। टिश्यूज कौन कौन सी है बच्चों प्लांट्स के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। ऑर्गन का क्या मतलब है, प्लांट्स में ऑर्गन जैसे कि लीफ, जैसे कि रूट, जैसे कि स्टेम, वो ऑर्गन्स है सारे के सारे प्लांट्स में। ऐसे ही एनिमल्स में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, एनिमल्स में हमें देखने के लिए मिलता है टिश्यूज, एनिमल्स में हमें देखने के लिए मिलता है ऑर्गन्स, और एनिमल्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं बच्चों बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट में, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सब हम पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं और जो प्रोटिस्ट होते हैं उनकी बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर बनती है, और फंगी, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया के जो मेंबर्स हैं ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर है। ठीक है बच्चों, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है। देखिए, ये जो सेल है ये है अपनी प्रोकैरियोटिक। ठीक है, किंगडम मोनेरा या मैं कहूं बैक्टीरिया, ये किससे बिलोंग करते हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं। और जो अपना किंगडम प्रोटिस्टा रहने वाला है, इसके सारे के सारे मेंबर्स क्या है बच्चों, इसके सारे के सारे मेंबर्स हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, आई थिंक दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट लास्ट अपना जो पॉइंट है बच्चों वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, जो अपना किंगडम मोनेरा रहता है, बैक्टीरिया जो रहते हैं वो बच्चों ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और ये हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। मतलब ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है जो अपना खाना खुद ना बना पाए, जो दूसरों पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स रहते हैं वो भी अपने ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। किंगडम फंगी में जितने मेंबर्स आते हैं बच्चों वो अपने सारे के सारे रहते हैं हेट्रोट्रॉफिक, सभी मेंबर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, किंगडम प्लांटे में हमें पता है सारे के सारे मेंबर्स कैसे होते हैं, ज्यादातर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और किंगडम एनिमेलिया के सारे मेंबर्स जिसमें हम लोग भी आते हैं, हम लोग होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक कौन हो गए, ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स हो गए बच्चों जो अपना खाना खुद बना ले।
ठीक है, आधर सनलाइट को यूज करके, आधर केमिकल से एनर्जी को यूज करके। हेट्रोट्रॉफिक कौन होते हैं बच्चों? हेट्रोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग अपना डिस्कस कर लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया के सारे मेंबर जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में भी अपने पास दो टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एक तो स्पोरोफिटिक बच्चों, स्पोरोफिटिक का मतलब है जो सड़े गले और डेड को खाए। एक होता है अपना होलोजोइक, जैसे कि हम लोगों का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है। हम लोग क्या करते हैं, पहले खाने को अंदर लेते हैं, फिर अपनी एलिमेंट्री केनाल में या डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से हम लोग खाने को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद हम पूरा का पूरा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्लड में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां चला जाता है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, वो चले जाते हैं अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन से विली के थ्रू ब्लड में। ठीक है, और फाइनली बच्चों सारी की सारी सेल्स को जब हम खाना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट स्टेप है जिसमें हम सॉलिड वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। ठीक है, डिफिकेशन। ओके, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप है बेसिकली: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिफिकेशन या फिर इजेशन। ये हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट ऑटोट्रॉफिक का बच्चों एक यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है, आप पढ़ेंगे अभी आगे चलकर। निपेंथिस, पिक्चर प्लांट, इन सब प्लांट्स के आप नाम पढ़ेंगे जो पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक है, जो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम पढ़ने वाले हैं। एक ऐसे ही बच्चों एक और प्लांट है कैस्क्यूटा। कैस्क्यूटा प्लांट तो है लेकिन ये बच्चों एक पैरासाइट प्लांट है, टोटल स्टेम पैरासाइट है। एवोल्यूशन के साथ साथ इन्होंने अपनी लीव्स गायब कर दी हैं और ये एक दूसरे प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, जो कि ये वाला जो प्लांट है कैस्क्यूटा, ये हॉस्टोरिया बना के इस तरीके से उस प्लांट की स्टेम या किसी भी पार्ट में एम्बेड होके वहां से न्यूट्रिशन लेता है। तो जो कैस्क्यूटा है ये क्या है, ये एक पैरासिटिक प्लांट है। तो प्लांट्स वैसे जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं कि दे आर ऑटोट्रॉफ्स, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं सनलाइट को यूज करके। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना बनाते ही नहीं, क्योंकि बिकॉज क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी लीव्स, नो लीव्स, इनके पास लीव्स ही नहीं है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पैरासिटिक है। तो ये कुछ कुछ एक्सेप्शन है। इस चैप्टर में हम सारी चीजें डिटेल में बच्चों आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किंगडम फंगी पे आ जाइए। किंगडम फंगी कभी भी अपना खाना नहीं बना पाते, लेकिन किंगडम फंगी हेट्रोट्रॉफिक में भी बहुत अलग अलग टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बच्चों शो करती है, जैसे कि सेप्रोफिटिक, सड़े गले से ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ले लेना, जैसे कि अपना म्यूचुअलिज्म, लाइकेन्स अभी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, माइकोराइजा आप पढ़ेंगे। फंगस क्या करती है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ दोस्ती बनाकर रहती है, उसको डिस्कस करेंगे। एक हो जाएगा बच्चों अपना पैरासिटिक। पैरासिटिक, ठीक है, बहुत सारी फंगी जो होती है वो पैरासाइट्स भी होती हैं, किसी प्लांट के ऊपर पैरासाइट रहते हैं, जैसे बहुत सारी फंगस है जो प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट है, म्यूकर पैरासिटिक फंगी ऑफ मस्टर्ड। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब बच्चों अगर यहाँ पर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है फोटोसिंथेटिक। ये सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना पाते हैं। लेकिन बच्चों जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें बहुत ही डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलती है। ये ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी शो करते हैं, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलता है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में भी अपना खाना बना लेते हैं। और बच्चों इनमें हमें कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने के लिए मिलता है। कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है जब आप केमिकल से एनर्जी खींच के अपना फूड सिंथेसाइज करें, जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक मोड शो करते हैं। क्या मतलब है, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। उन केमिकल एनर्जी को यूज करके CO2 पकड़ के क्या बना देते हैं, ग्लूकोज। लेकिन यहां पर जो एनर्जी मिलने वाली है कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो मिलेगी बहुत सारे अलग अलग केमिकल से। अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में डील करेंगे बच्चों वो होगा किंगडम मोनरा, वहां पर हम इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि वो कौन सा किंगडम है जहां पर सिर्फ कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिल रहा है, मतलब और किसी किंगडम में आपको वो कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो आंसर विल बी किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा अकेला ऐसा किंगडम है बच्चों जिसमें कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने की भी एबिलिटी है। ओके, और बच्चों किंगडम मोनरा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किंगडम मोनरा के जो मेंबर्स होते हैं दे हैव मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी,
मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हमें कहां देखने के लिए मिलती है? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलती है किंगडम मोनरा के अंदर। ओके बच्चों, चलिए। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बताइए जो बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ज्यादा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्या मैक्सिमम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है या मैक्सिमम बैक्टीरिया आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ हेट्रोट्रॉफिक? तो आंसर विल बी हेट्रोट्रॉफिक। ज्यादातर जो अपने बैक्टीरिया होते हैं बच्चों वो हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमें यहां पर ध्यान रखनी है। आइए एक बार इस पूरे के पूरे टॉपिक को बच्चों समराइज कर लेते हैं। आइए ध्यान से सुनिए। किंगडम मोनरा प्रोकैरियोटिक सेल, क्यों? क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज नहीं है। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, सभी के सभी यूकैरियोट्स है। क्यों? क्योंकि इनके पास यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल का क्या मतलब होता है? जिनका डीएनए जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा, और इनके पास क्या होती है? इनके पास होती है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट, यहां प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट और यहां सभी में प्रेजेंट। सिर्फ मोनरा के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बाकी सभी के सभी किंगडम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपनी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बच्चों, सेल वॉल की बात हम कर चुके हैं। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई है। फंगी में जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट हो भी सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से जो अपनी बच्चों बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन सेलुलोजिक और पॉलीसेक्राइड या फिर अमीनो एसिड्स की बनी हुई है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन। लेकिन बच्चों अभी हम इस चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे, यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कुछ ऐसे मोनोमर्स भी होते हैं जिनमें अपनी सेल वॉल एब्सेंट होती है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया तो है लेकिन इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, भी चैप्टर पढ़ेंगे तो। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, बैक्टीरिया और जो प्रोटिस्ट हैं वो एक सिंगल सेल से मिलकर उनकी बॉडी बनी हुई है, दे आर यूनिसेलुलर। रेस्ट ऑल द एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, रेस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर। ये सब क्या होने वाले हैं? मल्टी सेलुलर। लेकिन मल्टी सेलुलर के साथ साथ फंगी में क्या देखने के लिए मिल रहा है? लूज टिश्यूज। प्लांट्स में क्या देखने के लिए मिल रही है? टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। एनिमल्स में क्या देखने के लिए मिल रहा है? टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख लेते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, ये होलोजोइक भी हो सकते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? ज्यादातर सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं बच्चों? फोटोसिंथेटिक। किंगडम फंगी सारी की सारी हेट्रोट्रॉफिक होती है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, म्यूचुअलिस्टिक, सारी की सारी ये शो करती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किंगडम प्रोटिस्टा में हमें ऑटोट्रॉफिज्म देखने के लिए मिलता है और हमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में अपना कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं रहता है। वो सिर्फ कहां देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ हमें देखने के लिए मिलता है बैक्टीरिया में। ठीक है, तो बैक्टीरिया के पास इसीलिए हम कहते हैं कि दे आर मेटाबॉलिकली डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, तो इसको आप इस तरीके से रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे पूरा, तो आपको ये समझ आ जाने वाला है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसीलिए बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर.एच. विटेकर ने फाइलोजेनी को कंसिडर किया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को। इसीलिए इस सिस्टम को मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम माना जाता है, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली बच्चों इसी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम और किसी सिस्टम को डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम लोग मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको डिटेल में इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बच्चों एक बार आया है नीट में, हम इसको डिस्कस करेंगे जब मैं पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगी इस चैप्टर के आपके साथ। क्वेश्चन ये आया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि कौन सा इनमें से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। तो हमने पढ़ लिया है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनी एंड रिप्रोडक्शन, ये हमने पढ़ लिया है। लेकिन बच्चों वहां ऑप्शन में आई थिंक रिप्रोडक्शन भी दिया हुआ था और साथ में सेल वॉल दिया हुआ था। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली। तो आंसर उन्होंने क्या किया था? आंसर जो उन्होंने दिया था नीट के आंसर की में, वो दिया था अपना इस टेबल से। तो वहां पर जो ऑड वन आउट था कि कौन सा मोड ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस नहीं है, उसमें आंसर था रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पीवाईक्यूज को भी बच्चों हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आइए बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर बहुत सारी, जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनिजम्स
पिछले किंगडम्स में, जैसे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 ऐसे पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो अलग अलग ग्रुप्स में थे, बट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो क्या हो गए हैं, वो एक ही साथ मर्ज हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि प्लांट्स के अंदर कौन आते थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करने वाले हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बच्चों, तो प्लांटे में कौन आते थे, किंगडम प्लांटे में आता था अपना क्लेमाइडोमोनास, और दूसरा अपना आता था क्लोरेला। ठीक है, प्लांट्स क्या थे बच्चों, प्लांट्स वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसी तरीके से एक दूसरा किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, किंगडम एनिमेलिया में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एनिमेलिया किंगडम में हम उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं बच्चों जिनके अंदर सेल वॉल अपनी एब्सेंट होती है। तो इनके अंदर कौन आते थे, इसके पास अपने आते थे अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम। लेकिन बच्चों जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया था उसके अकॉर्डिंग बच्चों अपने ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये मर्ज हो गए हैं, दोनों ग्रुप्स क्या हो गए, मर्ज। और ये सारे के सारे किसके अंडर आ गए हैं, ये सारे के सारे आ गए हैं 5 किंगडम्स के अंडर, 5 किंगडम्स के अंडर। ठीक है, तो यहां पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये सब आ गए हैं अपने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। और कौन से किंगडम में आते हैं ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ये आ जाते हैं अपने किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगह थे, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये प्लांट्स में आते थे। अमीबा एंड पैरामीशियम ये अपने आते थे किंगडम एनिमेलिया के अंदर। ये सारे के सारे यहां मर्ज होकर एक ही किंगडम में आ गए हैं, जो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी जब आप रीड करेंगे तो वहां पर आपको एक लाइन देखने के लिए मिलेगी, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैज बीन ब्रॉट टुगेदर अंडर विटेकर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आप यहां पर गेस कर सकते हैं कि ईस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये किस किंगडम में आएगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ईस्ट है बच्चों वो अपना आता है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, पैरामीशियम या अमीबा को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस किंगडम में रखा गया है, तो किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है, लेकिन हम लोग अभी चैप्टर में डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों किंगडम मोनेरा।